इतिहास की दृष्टि में भारत भाग 47वां 13वीं लोकसभा के समय भारत की स्थिति 13 महीने की सरकार जब एक वोट से गिर गई तो सितंबर अक्टूबर 1999 में मध्यावधि चुनाव हुए। बीजेपी का दूरदर्शन पर कब्जा था, प्रचार तंत्र को अपने हाथ में ले लिया था। अमेरिकन एडवाइजर्स, अमेरिकन छत्रछाया के नेतृत्व में फिर इन्होंने कोशिश की कि हम सत्ता बनाएं। और जब चुनाव हुए तो देश की जनता पर, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुमत जनता पर, कारगिल का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि कारगिल एक क्षम युद्ध था, बीजेपी को वापस सत्ता में लाने के लिए था, अमेरिकन साजिश से था। और इन्होंने इतना कारगिल के अंदर अपना भद्दा प्रदर्शन किया। कारगिल की जो घटनाएं बताई, ताबूत घोटाला, और एक दूसरी विशेष बात यह रही कि जब कारगिल जुलाई के अंदर निपटा, उस समय अमेरिकन राष्ट्रपति ने दबाव डाला कि तुम 2 दिन सीज फायर कर दो, जो पाकिस्तानी है वो अपने आप वापस चले जाए। वो वापस चले गए। लेकिन प्रचार तंत्र हाथ में होने की वजह से बीजेपी बहुत जोश में थी। लेकिन जब परिणाम आए तो उन परिणामों में बीजेपी का वोट घटा। बीजेपी का वोट घटकर 8,65,62,209 मिला उसको, और कांग्रेस का वोट बढ़ा। कांग्रेस को 10,31,20,330 वोट मिले। 4.65 दर से कांग्रेस के वोट बढ़े, लेकिन कांग्रेस की सीट घट गई। और बीजेपी की जो 1998 में जो सीट थी 182, वो की वो सीट कायम रही। बहुमत किसी को नहीं मिला। बीजेपी की सीट वही बरकरार रही, कांग्रेस की सीट 114 आ गई। लेकिन देखने वाली बात यह थी कि यूपी के अंदर जहां बीजेपी की 59 सीटें थी लोकसभा की, उनसे घटकर 29 आ गई। बीजेपी ने ये पूर्ति, जो पिछड़े राजनीतिक तौर पर जो पिछड़े हुए प्रांत थे, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान, उनसे उन्होंने पूर्ति की। अब हम भारत की उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को समझे तो भारत की 3 राजधानियां हैं। राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, आर्थिक कैपिटल बॉम्बे है, कल्चरली कलकत्ता है। पूर्वी भारत का हिंदी बेल्ट का घटनाओं का असर नहीं पड़ता, हिंदी बेल्ट की घटनाओं का दक्षिण भारत में असर नहीं पड़ता, और उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत की घटनाओं का ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आज भी भारत एक उपमहाद्वीप की तरह है। आज भी विभिन्न भाषा, विभिन्न पोशाक, विभिन्न खान पान उन सब से है। लेकिन अस्थिरता के दौर में जो स्टेट्स थी, जैसे तमिलों की स्टेट अलग है, केरला अलग है, बंगाल का था, उन्होंने अपने स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पार्टियां हैं, उनकी संख्या, क्षेत्रफलों की संख्या बढ़ गई। और बढ़ने के कारण राजनीतिक तौर पर कांग्रेस की स्थिति डामाडोल इसलिए हो गई कि सीताराम केसरी के बाद कांग्रेस की स्थिति यह होगी कि कांग्रेस जाएगी। अंतोगत्वा कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी को पुनः उसमें नेता, कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके नेतृत्व में एक प्रगतिशील संयुक्त मोर्चा बनाया, लेकिन वो एक दस्तूरी विरोध करने तक सीमित रहा। लेकिन जो स्थानीय जो नेता थे, उन नेताओं की स्थिति में, लोकल पार्टीज की स्थिति में इजाफा हुआ। और कांग्रेस को इस बात से भी बड़ा नुकसान हुआ कि कांग्रेस के जो 3 बड़े लीडर थे, शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर, उन्होंने
सोनिया गांधी का विदेशी मूल का सवाल उठाया। सोनिया गांधी की राजीव गांधी से शादी उसके व्यक्तिगत जीवन पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वो देश की एक बहू बन के आ गई और उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उस समय तक उसकी दोहरी नागरिकता थी, उसको इटली की नागरिकता छोड़ देनी चाहिए थी जब वो यहाँ आई, और तो उसको लेकिन रखना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मानी नहीं उस बात को और उसका विरोध था। इन्होंने अलग राष्ट्रवादी पार्टी बनाई और कांग्रेस की हालत ये हुई कि 141 सीट 1998 में थी, 1999 में 114 रह गई। लेकिन राज्यों की स्थिति देखें तो मुलायम सिंह की 17 सीटें थी, 17 से 26 हो गई। यूपी के जितने भी क्रिमिनल थे उनको उन्होंने बड़ा योजनाबद्ध तरीके से इकट्ठा किया और फूलन देवी जैसे को भी उसने पार्लियामेंट के अंदर भेजा। चंद्रबाबू नायडू की भी 16 से 29 तक संख्या बढ़ी। वामपंथी की स्थिति वही 40 के आसपास रही। अब जहाँ तक वामपंथियों की स्थिति है, उनके हाथ में 3 स्टेट थी, लेकिन वो 3 स्टेट नॉन हिंदी इलाके में थी। एक साउथ में थी केरला, 2 पूरब में थी त्रिपुरा और बंगाल। नॉन हिंदी बेल्ट का हिंदी बेल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता और उन्होंने भी अपने आप को पूरे करेक्टरली तौर पर अपने आप को बुर्जुआ बना चुके थे, सत्ता सुख का आनंद ले चुके थे। और उस सत्ता सुख का परिणाम आगे क्या रहा वो आगे के समयबद्ध आपको हम बताते रहेंगे, लेकिन उसकी भारत की राजनीति में भूमिका एक दर्शक की सी रही। बीजेपी ने पहले 13 पार्टियों का मोर्चा था, 13 पार्टियों के बजाय 26 पार्टी का मोर्चा बना लिया। 26 पार्टियों का जो क्षेत्रीय पार्टियों का जो मोर्चा बनाया तो उन्होंने बीजेपी का विरोध किया कि हम आपकी 3 जो है जिन 3 चीज़ों पर आपके घोषणा पत्र में आपने लिख रखा है, धारा 370 और राम मंदिर और समान नागरिक संहिता। तो बीजेपी ने बड़े आराम से रिटर्न के अंदर उनके साथ साझा कर लिया कि एनडीए के अंदर जो हमारा मोर्चा है हम इन 3 बातों को छोड़ देंगे, हम ये हमारी बीजेपी तक सीमित रखेंगे, आप इसको शामिल नहीं रहेंगे। तो बीजेपी ने 13 के बजाय 26 पार्टियों का गठबंधन कर लिया और राम मंदिर, धारा 370 और समान आचार संहिता, 3 बातों को उनको छोड़ दी। वो जानते थे कि हम सत्ता में रहने के बाद के अंदर कैसे क्या काम करते हैं, क्योंकि वास्तव में सत्ता तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है, ब्यूरोक्रेसी को इनको अपने हाथ में लेना था। दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने नई पीढ़ी के साथ भी तालमेल किया। नई पीढ़ी के जिनको टेक्नोक्रेट लीडर कहते हैं, प्रमोद महाजन जैसे लोग उनके साथ आए, जो आर्थिक राजधानी बॉम्बे की साइड से थे कि उन्होंने किसी तरह का भी कोई आर्थिक उनको समस्या नहीं आने दी। और कांग्रेस का एक ग्रुप जिसमें नारायण दत्त तिवारी जैसे लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे थे। ऐसी सूरत में राष्ट्रपति के पास कोई चारा नहीं था कि नारायण ने इन्होंने जो 26 पार्टियों का गठबंधन बनाया, उन्होंने उसकी सहमति पत्र दिया और अटल बिहारी वाजपेयी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए जो है मनोनीत किया और प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। क्योंकि बीजेपी का जो एजेंडा था वो एक धार्मिक उन्माद के हिसाब से हिंदी इलाके में इतना बढ़ चुका था कि जो सर्वे रिपोर्ट्स उस समय की ये कहती है कि 97% जो हिंदू हैं वो संस्कृत नहीं समझते, 97% मुसलमानों को अरबी नहीं आती, लेकिन धर्म के नाम पे उनके बात करो तो वो पंडित और अपने आप को मौलवी सिद्ध करते हैं। पता नहीं हिंदी इलाके के चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, कौन सी कल्पना में वो जीते हैं, वो ठोस धरातल पर खड़े नहीं होते। इन्हीं चीज़ों का सांप्रदायिक और विदेशी ताकतें इसका इस्तेमाल करती है और अमेरिका का जो आयात है वो कितना बढ़ा, उनकी आर्थिक नीतियों में कितना बढ़ा। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली परीक्षा जो हुई, जिसको टेलीविज़न ने बहुत बहादुरी के साथ प्रचारित किया, हाईजैक कंधार
घटना का, हाईजे कंधार घटना का अगले 48वें एपिसोड में विस्तार के साथ उसमें बताया जाएगा कि वो एक तरह से कोई उसमें बहादुरी वाली बात नहीं थी, हिंदुस्तान की फौजों के लिए एक बहुत शर्मनाक बात थी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।